हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पैरामाउंट स्पेशलिटी फॉर्गिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 94 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 30 ईयर्स से कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। क्योंकि जो कंपनी स्टील फोर्जिंग्स बनाने का ये कंपनी काम करती है, जिसकी अगर हम मेन यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो हाईली जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, जैसे अगर हम देखेंगे पेट्रोकेमिकल, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, तो ऐसी इंडस्ट्री में इनका यूसेज किया जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि ये कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव सेक्टर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। क्योंकि ये जो जितने भी सेक्टर्स है हमें सिक्लिकल सेक्टर नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो कंपनी के कस्टमर्स है, यानी कि जो सेक्टर्स के क्लाइंट्स यहाँ पे कंपनी के हमें यहाँ पे नजर आते हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे तो ये सब सेक्टर्स हमें लो पी पे ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कंपनी को भी लॉन्ग टर्म में पी एक्सपांशन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे रहेगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की दोनों ही जो फैसिलिटी है वो हमें यहाँ पे महाराष्ट्र में नजर आती है। एक कमोठे के अंदर है और दूसरे अगर हम बात करेंगे तो खालापुर के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए जो खोपोली वाला जो कंपनी का प्लांट है तो वहाँ पे कंपनी को कुछ कैपेक्स करना है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में जो जितने भी यहाँ पे केपेक्स के रिगार्डिंग, यानी कि फर्दर ग्रोथ के रिगार्डिंग अगर कोई कैपिटल अगर रेज करता है तो वहाँ पे डेफिनेटली वो कंपनीज आपके रडार पे होनी चाहिए। भले अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करना है, लेकिन उनको आपको रडार पे रखना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पर अगर कुछ बड़ी एक्टिविटी अगर बन रही होती है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके चांसेज ऑफ गोइंग रॉन्ग आपके काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 51 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर 2022 में लगभग 92 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। लेकिन 2021 से यहाँ पे कंपेयर करना गलत रहेगा, क्योंकि लगभग 2021 में 6 महीने लॉकडाउन वाला पीरियड था, तो वहाँ पे मैं ये समझूंगा कि हार्डली कोई कंपनी का रेवेन्यू का नंबर रही नहीं है। तो इसलिए हमें उसके हिसाब से कंपेयर करना यहाँ पे गलत रहेगा। ये यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा गलत डेटा है। यहाँ पे ये वाला जो डेटा ये 2023 वाला डेटा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 92 करोड़ से लगभग 112 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो लगातार यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। लेकिन लगभग 15-20% से ये कंपनी में ग्रोथ भी नजर आ रही है। लेकिन एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि जो सेक्टर्स को ये कंपनी कैटर करती है तो वहाँ पे लगभग हार्डली 7 से 8% की एनुअलाइज ग्रोथ हमें ओवरऑल बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी भी हमें 10 से 12% के लगभग ये ग्रोथ के पैरामीटर पे जाती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है तो वहाँ पर अगर ग्रोथ के चांसेज अगर ज़्यादा नहीं होते तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट उसे नेगेटिव वे में लेता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2021 में ये कंपनी लॉस में थी। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 2022 में लगभग 3 करोड़ 13 लाख के लगभग ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। 2023 में अगर हम देखेंगे तो भले रेवेन्यू का नंबर बढ़ गया था, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 2 करोड़ 75 लाख के लगभग हमें यहाँ पे नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें देखेंगे तो नंबर्स कुछ इतने ज़्यादा पर्टिकुलरली खास नजर नहीं आते। खास करके अगर हम देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ से ऊपर का कंपनी का मार्जिन है, और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे 3 करोड़ से कम, यानी कि हार्डली 2-2.5% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी में काम करती हुई नजर आ रही है। तो वो भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसकी कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, या तो इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो प्रोडक्ट नहीं है। तो इसीलिए इतना यहाँ पे जो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 19 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 59 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 2000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,18,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 32 करोड़ 34 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से लगभग 28 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे, और बाकी अगर हम 4 करोड़ 1 लाख की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में भी जाता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ऐसे में आईपीओ, लेकिन इतना ज्यादा कंपोनेंट यहाँ पे ऑफर फॉर सेल का नहीं है, तो एक बार के लिए वो मुझे यहाँ पे थोड़ा ठीक लगा। हाँ, ये अगर 32 करोड़ के आईपीओ में से 15-16 करोड़ अगर यहाँ पे प्रमोटर्स के पास में जा रहे होते तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बड़ा नेगेटिव यहाँ पे लगता। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 23 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 23 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 24 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 115 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जो अर्निंग यहाँ पे कंपनी ने 2023 की दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली वैल्यूएशन थोड़े हाईयर साइड लगेंगे, लेकिन मुझे अगर हम ये मान के चलते कि 2024 में लगभग 3.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमाती है तो इसके हिसाब से अराउंड यहाँ पे 33 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज मुझे यहाँ पे काफी हाईयर साइड में कंपनी का वैल्यूएशन मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे नजर आता है। वैल्यूएशन मुझे कंफर्टेबल नहीं लगे क्योंकि सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल ये सेक्टर को लॉन्ग टर्म में मार्केट 20-25 से ज़्यादा का पी रेशियो देने का काम नहीं करता है, और ये ऑलरेडी अगर ये कंपनी 33 के पी रेशियो पे आ रही है, अगर हम ये भी मान के चलते कि अगले साल 20% से यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी तो उसके बाद में भी लगभग 26-27 के लगभग ये कंपनी का फॉरवर्ड पी हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं दिखाया जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार के लिए अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए आईपीओ का इशू साइज काफी छोटा है और उसमें भी अगर हम देखेंगे तो रिटेल कोटा भी अगर हम देखेंगे हार्डली 9-10 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतनी ज़्यादा सेलिंग पर से नहीं रहेगा। अगर थोड़ी सी भी डिमांड रहेगी एक बार के लिए आईपीओ में लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे डिमांड देखने को मिलेगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।